नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल भारद्वाज। मेरे YouTube चैनल जीएस लोक में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने अपने पिछले 2 वीडियोज़ में एशिया के देश और उससे संबंधित राजधानियों को याद कराने की कोशिश की थी। दोस्तों, स्टैटिक जीएस का बहुत ही महत्व है, काफ़ी महत्व है, क्योंकि इसके प्रश्न जो आते हैं, आए तो आए नहीं तो गए, इस प्रकार के होते हैं। वन लाइनर होता है, पूछ दिया, एक लाइन में जवाब देना है, या एक ही चीज़ हो, एक शब्द में जवाब देना है, आया तो आया नहीं तो गया। तो इसको याद करने का महत्व होता है, यानी इसको ट्रिक के द्वारा याद किया जाता है। फैक्चुअल होते हैं और काफ़ी संख्या में होते हैं, इनको याद करना काफ़ी आसान नहीं होता है। देखिए, हम तो आपको हफ्ते में 2 वीडियो स्टैटिक जीएस से संबंधित देंगे। इसके साथ ही साथ कुछ कोर सब्जेक्ट होते हैं जीएस से संबंधित जो कोर सब्जेक्ट होते हैं, उनको भी समझना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जो सब्जेक्ट हैं, कोर सब्जेक्ट हैं, उनके जो प्रश्न हैं वो काफ़ी गहराई से पूछे जा रहे हैं। आज के आने वाले जो एग्ज़ाम हैं, उनमें जो प्रश्न हैं काफ़ी गहराई से पूछा जा रहा है। इनके जो फैक्ट हैं काफ़ी अंदर घुस के पूछ रहा है, नए नए फैक्ट लाने की कोशिश की जा रही है। तो आज से मैं आपको कुछ इस प्रकार से पढ़ाऊँगा और सभी सब्जेक्ट को लेकर के चलूँगा। सभी तो पढ़ाना मुश्किल है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट जो हैं ज़रूर पढ़ाऊँगा। जैसे कोर सब्जेक्ट में आपका इतिहास आ गया, भूगोल आ गया, पॉलिटी आ गई, इकोनॉमिक्स आ गई। इकोनॉमिक्स तो उतना महत्वपूर्ण नहीं रहा है, क्योंकि इकोनॉमिक्स से सिर्फ करंट से ही संबंधित पूछे जाते हैं। इसका रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, बैंक दर पूछ लिया, ऐसे ही कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। ज़्यादा कुछ इसमें नहीं पूछा जाता, 2-4 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसके पीछे नहीं भागना है हमको। कोर सब्जेक्ट ही पढ़ना है, जैसे कि हिस्ट्री पढ़ना है। हिस्ट्री में क्या पढ़ना है? हिस्ट्री में देखिए, हिस्ट्री के 3 हिस्से होते हैं, 3 भाग होते हैं। सबसे पहला प्राचीन भारत का इतिहास। इसको देखिए, आसान बनाने के लिए इतिहास को 3 भागों में बांट दिया गया है। सबसे पहले प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। देखिए, इतिहास का परीक्षाओं में काफ़ी वेटेज है। इनके प्रश्नों की संख्या काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है, और ऐसे में ये काफ़ी टफ भी माने जाते हैं, क्योंकि ये फैक्चुअल भी होते हैं और कॉन्सेप्चुअल भी होते हैं। और आजकल तो इतिहास का क्रोनोलॉजी पूछ लिया जाता है, खासकर पीसीएस परीक्षाओं में। कोई भी विद्यार्थी कितना हो अच्छा हो इतिहास में, लेकिन अगर उससे पूछेंगे आप तो कहेगा यार ये नए नए प्रश्न कहाँ से आ जा रहे हैं। उससे ज़रूर बहुत से प्रश्न छूट जाते हैं, या तो कर नहीं पाता है। तो ऐसे में हम इतिहास को थोड़े से नए नज़रिए से और डीप तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे, और फैक्ट ही पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ क्रोनोलॉजी को बनाए रखेंगे। सबसे बड़ी बात क्रोनोलॉजी, जैसे अमित शाह वाली बात है ना, क्रोनोलॉजी को देखो, समझने की कोशिश करो। वही बात है कि हम लोग क्रोनोलॉजी को समझते हैं, चाहे वो राजनीति हो चाहे इतिहास हो, सबकी क्रोनोलॉजी होती है। इसकी भी क्रोनोलॉजी है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास आज की वीडियोज़ में, और ये क्रम जारी रहेगा 1947 तक। ठीक है ना? आप हमारे साथ बने रहिए और काफ़ी मज़ा आएगा पढ़ने में, और उसके जो अंदर के जो चीज़ें हैं उसको जानने की कोशिश करेंगे। भारत में यूरोपियों का आगमन। देखिए, आधुनिक भारत का इतिहास, बहुत से इतिहासकार ये मानते हैं कि आधुनिक भारत का इतिहास जो है, इसका प्रारंभिक अवस्था, या यूँ कह लें कि आधुनिक भारत का इतिहास कब प्रारंभ हुआ था। तो कुछ इतिहासकार बताते हैं कि 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो उस समय से आधुनिक भारत का इतिहास माना जाता है। और किताबों में, पुस्तकों में हमने यही देखा है कि यूरोपियों के आगमन से ही इसको मान लिया जाता है, पढ़ाया भी जाता है। तो इसी परंपरा को फॉलो करते हुए हम लोग चलते हैं और पढ़ते हैं भारत में यूरोपियों का आगमन, यहीं से प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, भारत में यूरोपियों का आगमन यूं ही नहीं हो गया, कोई घटनाएं यूं ही नहीं हो जाती, इसके पीछे कई कारण होते हैं। जैसे
भारत में यूरोपियों के आगमन के पीछे भी कई कारण होंगे। जैसे कोई घटना घट गई तो इसके पीछे कुछ न कुछ कारण होते हैं, तो इसके भी इसके भी पीछे कुछ न कुछ कारण होंगे। तो क्या कारण रहे होंगे या इसकी पृष्ठभूमि क्या होगी, इसको जानते हैं। देखिए इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसको जान लेते हैं। सबसे पहले 14वीं या 15वीं शताब्दी में 15वीं या 16वीं शताब्दी में यूरोप में पुनर्जागरण का काल चल रहा था। यानी पुनर्जागरण से मतलब ये था कि यूरोप कभी सोया हुआ था और उसका जागरण फिर से हो रहा था। जो कभी जगा था, पुनर्जागरण का मतलब ही होता है पुनः जागना, यानी कि जो कभी जगा था, सोया, फिर जगा, उसको पुनर्जागरण कहते हैं। यानी कि एक समय यूरोप में समृद्धशाली अवस्था रही होगी, फिर ऐसा आया होगा कि यूरोप अपने भ्रष्ट या अपने कुरीतियों से सामाजिक स्ट्रक्चर या उसका जो आर्थिक स्ट्रक्चर, राजनैतिक स्ट्रक्चर कुछ बदल गया होगा और फिर उनमें नए तरीके से परिवर्तन आ रहा होगा, उसको पुनर्जागरण कहते हैं। तो पुनर्जागरण में लोगों के अंदर एक भौतिक विकास, राजनैतिक विकास, सोचने का दायरा और उसके साथ ही साथ नए नए प्रकार के आविष्कार, वैज्ञानिक सोच, विश्वविद्यालयों का बढ़ना और नए नए विचार का आना, इस प्रकार से यूरोप की कहानी को ही पलट के रख दिया। और दूसरा कारण था सामंतवादी व्यवस्था से पूंजीवादी व्यवस्था की ओर लौटना। सामंतवादी व्यवस्था में ये था कि उसमें एक हायरार्की थी, राजा सबसे बड़ा होगा, फिर उसके बाद कुलीन वर्ग होंगे, फिर उसके बाद सबसे नीचे जो होते हैं तब के जैसे किसान हो गए, छोटे छोटे मजदूर हो गए, ये लोग, ये जो व्यवस्था थी हायरार्की वाली, ऊपर से लेकर नीचे तक की, इसको सामंतवादी व्यवस्था कहा जाता था। इसको टूटने में समय नहीं लगा। जब पुनर्जागरण काल आ गया तो ये टूटने लगा धीरे धीरे। इसमें पूंजीवादी वर्ग जो है इसमें उत्पन्न होते हैं। लोग व्यापार करने की इच्छा रखते हैं और व्यापार से धीरे धीरे उनके पास काफ़ी पैसा आ जाता है, जिससे क्या होता है कि सामंत के आसपास ये लोग आ जाते हैं। इनके अंदर इतना समृद्धि आ जाती है, जो किसान हुए और कुछ नए वर्ग उत्पन्न होके आए, जिससे ये हुआ कि सामंतवादी जो व्यवस्था थी धीरे धीरे टूट गई और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो थी वो धीरे धीरे उठने लगी। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से तात्पर्य यह है कि ये लोग व्यापार करें, इनके अंदर व्यापारिक भावना थी और व्यापार जब करेंगे, यानी कि व्यापार किसका, यानी कि वो पूर्व की देशों से जो वहाँ के जो मसाले थे, वहाँ के जो कुछ ऐसे संसाधन थे, जैसे वहाँ के कपड़े थे, वहाँ के सूती वस्त्र थे, छोटे छोटे चीज़ें थीं, मोतियाँ थीं, इस प्रकार का आभूषण था, तो इनका काफ़ी यूरोप में काफ़ी डिमांड थी। तो इनका ये व्यापार करते थे, जिससे क्या हुआ कि इनका जो है, इनके पास पैसे धीरे धीरे आने लगे, तो इनका डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ। जब इनका विकास हुआ तो ये जो व्यवस्था थी सामंतवादी, ये धीरे धीरे ख़त्म हो गई। पूंजीवादी व्यवस्था की एक और खासियत ये है कि पूंजीवादी व्यवस्था हमेशा लाभ पर काम करती है, जहाँ उनको लाभ मिलता है वहाँ काम करती है। तो एक तो इनको बाज़ार चाहिए व्यापार करने के लिए और कच्चे माल की भी आवश्यकता थी, तो ये कारण ये भी थे। तीसरा कारण ये था कि कंपास के खोजने से और बारूद की खोज, कंपास के खोजने से ये हुआ कि नए जलमार्गों के खोज का रास्ता जो है, जो नए जलमार्ग थे
उनको खोजने में आसान होते थे। जो समुद्र में जब कभी नाविक जब चलते थे तो उनकी जो जहाज़ थे, उनके जो जहाज़ थे वो दिशा भ्रमित हो जाते थे और दिक्सूचक यानी जो कंपास है, इसका हिंदी नाम है दिक्सूचक। ये जो कंपास की खोज होने से अब ये इनका जो दिशा भ्रम था ये अब नहीं हो रहा था। अब क्या था कि इनको दिशा पता चल जाती थी, जिसको नए मार्ग की खोज करने में इनको आसानी हुई। तीसरा और भी कारण माना जाता है, जैसे ईसाई मत का प्रचार, फिर इटली का पूर्व की ओर व्यापारिक एकाधिकार, ये भी माना जाता है। तो चलिए इन सब कारणों को देखते हुए हम ये मान लेते हैं कि ये सब कारण थे जिससे भारत में यूरोपियों का आगमन हुआ। ठीक है ना। और एक कारण तो एक मैं बता दूं, ये प्रमुख कारण है, इनको छोड़ना नहीं चाहिए। प्राचीन काल से लेकर अब तक भी पूर्व की जो धन संपदा है, प्राकृतिक संपदा है, वो काफ़ी समृद्ध थी और है भी, हालांकि उस समय और थी। तो इसको देखते हुए पूर्व के जो तटीय देश थे या पूर्व के अन्य देश थे, पूर्व के नहीं, यूरोप के अन्य जो देश थे या यूरोप के तटीय देश थे, उनके अंदर एक लालसा जगी व्यापार करने की या उस धन संपदा को दोहन करने की। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं। देखिए, भारत में यूरोपियों के आगमन से पहले या भारत में क्या प्राचीन यूरोपियों का उससे पहले प्राचीन समय में भारत में व्यापार नहीं होता था? होता था। प्राचीन काल में यूरोपियों के आने का मार्ग क्या थे, उस समय कैसे आते थे? तो देखिए, एक दो रास्ते थे, एक थल मार्ग, एक जल मार्ग। थल मार्ग के द्वारा कैसे आते थे? टर्की होते हुए, ईरान होते हुए, इराक होते हुए, अफ़गानिस्तान होते हुए, कुछ दर्रों को पार करते हुए ये जाते थे, जैसे कि खैबर दर्रा, तुर्रम दर्रा, गोलन दर्रा आदि। इनको पार करते हुए उस समय व्यापार होता था। तो ये मार्ग काफ़ी कठिन हुआ करते थे, ये पहाड़ों से होकर के गुजरते थे। यहाँ से आप देखेंगे कि बहुत ही कम ही आक्रमण हुआ है उस समय। आक्रमण हुए हैं, यही मार्ग था, लेकिन उतने नहीं, बहुत कठिन था ये। दूसरा देखते हैं जल मार्ग। जल मार्ग भूमध्य सागर से लाल सागर, ये आसान था व्यापार करना। हालांकि माना जाता है कि जो जलीय परिवहन है वो काफ़ी सस्ता होता है। तो भूमध्य सागर से लाल सागर एक और व्यापार का एक माध्यम था। देखिए, कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसके कारण से यूरोपी पूर्ण रूप से भारत में आने पर मजबूर हो गए। वो कौन से कारण थे? तो 1453 में कुस्तुनतुनिया पर ऑटोमन साम्राज्य का अधिकार हो गया, जिससे क्या हुआ कि ऑटोमन ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार करने से जो यूरोपीय देश थे या उस समय इटली जो व्यापार करता था उसका रास्ता ठप हो गया। अब जब रास्ता ठप हो गया तो व्यापार भी ठप हो गया। जब व्यापार ठप हो गया तो वहाँ जो पूर्व के जो सामान थे यूरोप में आने बंद हो गए। जब यूरोप में आने बंद हो गए तो वहाँ के जो तटीय शासक थे, यानी यूरोप के जो तटीय शासक थे, खास करके आपका स्पेन, कोलंबस कहाँ से आ गया यार, इसे स्पेन का कोलंबस है इसलिए उसका नाम आ गया। स्पेन, पुर्तगाल, यहाँ के जो शासक थे, इनके अंदर एक लालसा जगी पुनः कि अगर नए मार्गों की खोज हो जाती है तो इनको एक चांस मिल जाएगा कि वो व्यापार कर सकें। देखिए, उस समय जो इटली का जो व्यापार का जो एक इटली को जो व्यापार का एक अधिकार था, उससे यूरोप के अन्य देश काफ़ी ईर्ष्या रखते थे। अब यही एक मौका था, अब मौका था कि अब जो है समय आ गया था और मौका भी था कि नए मार्गों की खोज हो जाए
और पूर्व की ओर जो व्यापार का रास्ता है उनको मिल जाए। तो वहाँ के जो शासकों ने आह्वान किया, अपने नाविकों को बुलाया जो दक्ष थे नाव चलाने में, जलयान चलाने में, जो दक्ष थे उनको बुलाया। कहा भैया नए नए मार्ग की खोज करो और जाओ तुम लोग देखो कि क्या नए रास्ते मिलते हैं। तो भाई शासक का आदेश था, जाना तो पड़ेगा। तो इन्हीं में प्रथम व्यक्ति था, एक यूरोपीय था, बार्थोलोमियो डियास। याद कर लीजिए इसको, बार्थोलोमियो डियास। कितना आसान है। कुछ लोग कहते हैं यार कितना कठिन नाम है, याद ही नहीं होता। इसको तोड़ दो ना यार। बार्थो जानते हैं, बाल को बार कहते हैं। लोमड़ी याद कर लो। बार्थोलोमियो डियास। अब देखिए बार्थोलोमियो डियास 1800 नहीं है, इसको याद कर लीजिए, इसको मिटा दीजिए। 1800 नहीं है, ये है 1400। बार्थोलोमियो डियास 1487 में केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा। ठीक, अब ये केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा। केप ऑफ गुड होप कहाँ है? केप ऑफ गुड होप एक अफ्रीका का निचला हिस्सा है। केप का मतलब ही होता है किसी द्वीप या महाद्वीप का वो निकला हुआ भाग, नुकीला भाग, उसको केप बोला जाता है। तो बार्थोलोमियो डियास वहीं तक पहुंचा। यहाँ पूर्व के देशों की ओर नहीं गया, न भारत पहुंचा, न इंडोनेशिया पहुंचा, न थाईलैंड पहुंचा, न चाइना पहुंचा, सिर्फ यहीं तक रहा, अफ्रीका तक। अफ्रीका के तट तक पहुंचा। कहा भैया हमारी बस की बात है नहीं, हार मान गया, चला गया, जो भी कारण रहे होंगे, यहीं तक गया। उसके बाद वो गया ही नहीं। तो उसको आशा अंतरिम बोला, यानी केप ऑफ गुड होप तक ही गया, उसके आगे उसकी यात्रा ठप हो गई। हालांकि वो आगे आता है, फिर वो दोबारा भी भारत आता है, चलिए उसको बाद में देखते हैं। 1400 दूसरा जो था यूरोपी, 1492 में कोलंबस था स्पेन का। उसने पूर्व की ओर जाने की चेष्टा की और पहुंच गया पश्चिम की ओर। पूर्व की जाने की चेष्टा की और पहुंच गया अमेरिका। जब अमेरिका की ओर यानी कि वहाँ पे कैरेबियन देश के आसपास पहुँचा, जब कैरेबियन जो छोटे छोटे द्वीप हैं वहाँ जब पहुँचा ये, तो देखा कि जब ये पहुँचा 1492 में अमेरिका की ओर, यानी कि कैरेबियन जो देश थे छोटे छोटे, वहाँ पहुँचा तो देखा कि काले काले लोग हैं। वहाँ के जो अमेरिकी जो मूल निवासी थे वहाँ काले काले लोग थे। तो वहाँ देखा कि यार ये काले काले मंगरैला की तरह लोग, ये कौन है? तो वो आइडियाज़ लगाया कि ये ज़रूर इंडियन ही होंगे। देख करके खुश हो गया कि बस आ गए हम यहीं भैया, जहाँ हमारी मंजिल थी। इंडियन को देख लिए, इंडिया लोग दिख गए हमको काले काले, यही इंडियन है, इसलिए इनको इंडीज़ कह दिया। और बाद में चला भैया ये इंडियंस है ही नहीं, तो इसलिए बाद में उसका नाम ही वेस्ट इंडीज़ रख दिया गया। ठीक, 1498 में, अब महत्वपूर्ण चीज़ है, यहीं से कहानी बदल जाती है भैया, इतिहास में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। 1498 में वास्को डी गामा कालीकट पहुंच गया। अब कालीकट पहुंच गया, जब कालीकट पहुंच गया तो भैया रास्ता तो खुल गए भारत के आने की तरफ। अब स्वागत किया जमोरिन, कालीकट का राजा था, जमोरिन उसका स्वागत किया। अब देखिए जहाज़ का नाम क्या था उसके, कोलंबस का जहाज़ का नाम था साओ गैब्रियल। ये गैब्रियल है, साओ गैब्रियल, उसके जहाज़ का नाम साओ गैब्रियल है। अब जब ये 1498 में भारत आया तो 1499 में तुरंत वास्को डी गामा की वापसी हो गई, लिस्बन चला गया। लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी है, वहाँ पहुँच गया। फिर 1498 में अब क्या होता है, एक और घटना होती है, एस्तादो द इंडिया नामक एक पुर्तगाली जो कंपनी है उसकी स्थापना होती है व्यापार के उद्देश्य से। अब देखिए भारत में आने वाला दूसरा पुर्तगाली कौन था?
पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। पहला पुर्तगाली कौन था? पहला पुर्तगाली था वास्को डी गामा। दूसरा पुर्तगाली था, पूछ देगा, पहले का तो बहुत लोग जानते हैं, लेकिन दूसरा पुर्तगाली को याद कर लीजिए, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। देखिए एक चीज़ और बता दूं, जब वास्को डी गामा जब लौटा 1499 में, तो अपने साथ जितना चीज़ लाया था ना, उसका 60 गुना लाभ कमाया भैया। जब वहाँ लिस्बन पहुँचा तो शोर हो गया पूरा एकदम। जैसे नहीं होता है कि कोई विदेश से आ जाए व्यक्ति कमा करके गांव में, तो लोग काफ़ी ठाट बाट उसके रहते हैं, तो लोग उन लोगों को पता, अरे बड़ा पैसा कमा के आया। तो 60 गुना कमा के आया, तो लोगों के अंदर भी लालसा हुई कि हम भी चलेंगे विदेश भैया, हम भी देखेंगे क्या है, हम भी व्यापार करने की लालसा रखें। तो चलिए ठीक है, रखना भी चाहिए। तो वहाँ के लोग भी आने की कोशिश की। उसी क्रम में वहाँ के जो शासक थे, इसी को देखते हुए इसको भेज दिए पेड्रो अल्वारेज कैब्रल को, कहा कि अब तुम भी जाओ, फतह करो अब भारत पर। तो वो आया किसके साथ? बार्थोलोम्यू डियास के साथ। बार्थोलोम्यू डियास भाई चूँकि यहाँ तक आ चुका था, बार्थोलोम्यू डियास जो है अनुभवी व्यक्ति था, इसको एक्सपीरियंस था। अब ये पेड्रो अल्वारेज के साथ आता है, यानी कि पेड्रो अल्वारेज कैब्रल जो था ये नेतृत्व करता था 13 जहाजी बेड़ों का। ये अपने साथ 13 जहाजी बेड़े लाया था। देखिए इसके साथ 200 से अधिक लोग भी आए थे, ऐसा नहीं है, राशन वासन ले के पूरा बाकायदे व्यवस्था के साथ आए थे सब। और देखिए जब आए तो पहली बार क्या कर दिए? अरबों पर आक्रमण कर दिए। देखिए अरबों पर आक्रमण करने का मतलब ये था कि भारत पर जो व्यापार का एक अधिकार था, यानी व्यापार जो कर रहे थे सब, उसमें अरब लोग कर रहे थे। ठीक, अरब भारत से व्यापार करके जो यूरोप के देशों तक पहुंचाते थे, तो अरबों को काफ़ी लाभ पहुंचता था। अब इनको हटाना था, अगर व्यापार में बनना है तो इनको हटाना पड़ेगा। तो इनको हरा दिए, सब हराए, इन पर आक्रमण किए और अब यहाँ टाटा फिश। उसके बाद क्या होता है कि इसने कुछ काम आसान कर दिया, कोचीन और कन्नौज को जीत लिया, उस पर शासन कर लिया। हालांकि कालीकट से उसको हटना पड़ा। अब क्या हुआ कि 1502 में वास्को डी गामा दोबारा वापस आ गया पहली बार। देखिए 1499 में वो गया था, लेकिन दोबारा आ गया। कब? 1502 में आया था। कब? पहली बार 1498 में, फिर गया 1499 में, फिर आया 1502 में, यानी कि 2 बार आ चुका है, याद रखिए। 1503 में पुर्तगाली प्रथम कारखाना खोला। ठीक है, 1503 में पुर्तगालियों का प्रथम कारखाना, यह बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। पुर्तगालियों का प्रथम कारखाना याद रखने की कोशिश करिए। 1503 में, 1502 में जैसे गया, अरे सॉरी जैसे आया भैया, 3 में प्रथम कारखाना खुल गया कोचीन में, और फिर जो जीता था ना कोचीन और कन्नौज, यहीं पे कारखाना खुल गया। 1503 में पुर्तगाली का प्रथम कारखाना, और 1505 में कन्नौज में दूसरी फैक्ट्री खुल गई। अब जब दूसरी फैक्ट्री खुल गई, अब धीरे धीरे पुर्तगाल जो है अपनी अस्तित्व को बनाए रखने में कामयाब हो गए। अब उसके बाद पुर्तगाली जो हैं किस प्रकार से अपना अस्तित्व बनाए रखेंगे, इसको हम अगले वीडियोज़ में बताएंगे। पुर्तगाली के बाद उसके जो गवर्नर हैं पुर्तगालियों का, किस प्रकार से भारत पर शासन करते हैं, किस प्रकार से भारत में अस्थायी रूप से एक प्रकार से अन्य स्थानों को जीतने में कामयाब होते हैं, और किस प्रकार से नए प्रकार के इतिहास को रचते हैं, गोवा को कैसे जीतते हैं, दीव को कैसे जीतते हैं, वो आगे वाली वीडियोज़ में हम इसको बताएंगे। तो चलिए एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन करने से क्या होगा कि एक बार आपके दिमाग में इसका मैप बन जाएगा और फिर आप इसको याद कर लीजिएगा। पहली बात एक चीज़ आपको बता दूं, देखिए आज के बाद ये जो हमारे ये आप जो देख रहे हैं जो लिखा हुआ है, एक प्रकार से आपका नोट्स है। मेरे क्लास के साथ साथ इसको आप नोट करते चलिए। आप पाएंगे कि जिस दिन ये क्लास ख़त्म होगा
उस दिन कोई ऐसा फैक्ट नहीं होगा, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो आपको ना समझ में आए। उस दिन आपके पास एक नोट्स होगा जो कि आने वाली परीक्षाओं में काफ़ी उपयोगी साबित होगा, ये मान के चलिए। तो इसको हल्के में मत लीजिए। मैंने एक दो किताबों को पढ़ करके उसमें से छांट करके लिखा है इन फैक्ट को, बाकी अनयूज हैं, यूजलेस हैं, यूज वाले कोई चीज़ें हैं नहीं, बाकी ये यूज की चीज़ें हैं, इसको याद कर लीजिए। काफ़ी कुछ फैक्ट हैं, इनको पर ज़्यादा ध्यान दिया जा सकता है। जैसे पेड्रो अल्वारेज कैब्रल जो दूसरा पुर्तगाली है भारत में आने वाला, प्रथम यूरोपीय बार्थोलोमियो डियाज कब आया था 1487 में, और वास्को डी गामा का दोबारा वापस जाना 1503 में, पुर्तगाली प्रथम कारखाना जो है कोचीन में खुलता है उसको, 1505 में कन्नौर में दूसरी फैक्ट्री खुलती है। ये कुछ फैक्ट हैं जिनको याद करना काफ़ी महत्वपूर्ण है। और एक ये भी याद कर सकते हैं कि साओ गैब्रियल जो उसका जहाज़ का नाम है वास्को डी गामा, और ये याद कर सकते हैं 1498 में वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा और जमोरी ने उसका स्वागत किया। ये कुछ फैक्ट हैं। और ये दरोर तो हमने बता दिया था कि हमने इसलिए बताया था कि उसमें इसके माध्यम से व्यापार होता था प्राचीन काल में, लेकिन 1453 में कुस्तुनतनिया पर ऑटोमन साम्राज्य का अधिकार हो गया। उसके बाद तो कहानी ही बदल गई। चलिए रिवीजन कर लेते हैं एक बार और फिर से, ठीक। प्राचीन काल में यूरोपी के आने का मार्ग जो था थल मार्ग था, एक जल मार्ग था। थल मार्ग में टर्की होते हुए, ईरान होते हुए, इराक होते हुए, अफ़गानिस्तान से होते हुए कुछ दर्रे थे, खैबर दर्रा, तुर्रम दर्रा, गोलन दर्रा इत्यादि के माध्यम से प्राचीन काल में यूरोपियों का व्यापार हुआ करता था। दूसरा जल मार्ग भूमध्य सागर से, लाल सागर से होते हुए, मिस्र की ओर से होते हुए जाता था, इटली में वेनिस वगैरह तक पहुँचता था, ठीक है ना। और एक घटना घटी 1453 में कुस्तुनतनिया पर ऑटोमन साम्राज्य का अधिकार हो गया। यहीं से कहानी पल बदल जाती है। फिर वहाँ के शासक जो है आह्वान करते हैं, भैया ऐसा है कि जाओ कुछ नए रास्तों का खोज करो। नए रास्तों के खोज में प्रथम जो यूरोपी आया उसका नाम था बार्थोलोमियो डियाज, जो कि 1487 में आया था। जब 1487 में आया तो केप ऑफ गुड होप तक ही पहुँच पाया, उसके बाद आगे गया ही नहीं। उसके बाद अगला जो व्यक्ति था कोलंबस, वो अमेरिका की खोज करता है, यानी वेस्ट इंडीज तक पहुंचता है। फिर 1498 में वास्को डी गामा आता है, कालीकट तक पहुंचता है, जमोरी ने उसका स्वागत करता है। उसके जहाज़ का नाम था साओ गैब्रियल। 1499 में वास्को डी गामा पुनः वापस चला जाता है, उसको 60 गुना लाभ की प्राप्ति होती है। 1498 में एस्तादो द इंडिया जो कंपनी का नाम था, पुर्तगाली जो कंपनी थी उसका नाम ही था एस्तादो द इंडिया, याद कर लो, एस्तादो द इंडिया। भारत में आने वाला दूसरा पुर्तगाली, चलिए इधर से दिखाई नहीं दे रहा है। भारत में आने वाला दूसरा पुर्तगाली पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, याद कर लो, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। ये 13 जहाजी बेड़ों के साथ आया था। इसके साथ कौन आया था? बार्थोलोमियो डियाज, किस? पेड्रो अल्वारेज कैब्रल के साथ। अब अरबों पर आक्रमण किया इसने, अरबों को हटा दिया, कोचीन और कन्नौज पर शासन कर लिया। फिर 1502 में वास्को डी गामा दोबारा वापस आया। फिर 1503 में पुर्तगाली प्रथम कारखाना कोचीन में खोला। फिर 1505 में कन्नौज में दूसरी फैक्ट्री खुल गई। ये क्रम है, देखिए मैंने कितना क्रमिक तरीके से पढ़ाया आपको। कुछ ऐसा चीज़ नहीं है कि मैंने कूदा करके कुछ बता दिया, इधर उधर कर दिया, कुछ ऐसा नहीं, यही क्रम चलता रहेगा, ठीक है ना। देखिए 1492 में, 1498, 1499, 1498 में, 1502, 1503, 1505, कितना क्रम है और कितना आसान है इसको याद करना, ठीक है ना। देखिए आने वाले जो परीक्षाएं हैं एक कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्ट काफ़ी पूछ रहे हैं। देखिए आप इनको पढ़ लेंगे तो आपको पीसीएस में भी पीसीएस में काफ़ी क्वेश्चन फंस जाएंगे। और आने वाले जो वनडे परीक्षाएं हैं, जैसे पेट की परीक्षा है और UPT+C की अन्य परीक्षाएं, उसमें आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए अगले क्लास में हम ज़रूर मिलेंगे। और एक बात और आपको बता दें, आपसे एक प्रश्न पूछना था। अगर आप हो सके तो मेरे कमेंट बॉक्स में
इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। वास्को डी गामा भारत में कितनी बार आया था? वास्को डी गामा भारत में कितनी बार आया था? अगर इसका जवाब आपके पास है तो मेरे कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर राइट डाउन करिए, ठीक है ना। तो हमें इजाज़त दीजिए, अब नए वीडियोज़ में नए तरीके से मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार।